हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। मिथिकल टेलवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप गेम ऑफ थ्रोन यूनिवर्स के फैन हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो, क्योंकि मैं यहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन की बुक को लाइन वाइज एक्सप्लेन करता हूँ। और जिन भी दोस्तों ने गेम ऑफ थ्रोन की बुक को पढ़ना है तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जिन भी दोस्तों ने इसका पिछला चैप्टर नहीं देखा है तो वो जाकर पहले उस वीडियो को देख ले और फिर इस वीडियो को देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। डंक और एग एक कांटेदार झाड़ी के पीछे छुप गए। डंक ने अपनी तलवार उतारी और उसे अपने बाजू में पहन लिया। वह एक पुरानी, लंबी और चीड़ की लकड़ी की बनी हुई ढाल थी। डंक ने इस ढाल को स्टोनी सेप्ट में खरीदा था, क्योंकि उसकी पुरानी ढाल को सर लुकास ने चेकी वाटर की लड़ाई में तोड़ दिया था। डंक को अभी तक इस पर अपने पुराने चिन्ह, एलम का पेड़ और टूटता हुआ तारा बनवाने का समय नहीं मिला था, इसलिए अभी भी उस ढाल पर उसके पुराने मालिक का सीजल चिन्ह बना हुआ था। एक पेड़ पर फांसी पर लटका हुआ एक डरावना और भूरा मरा हुआ आदमी। यह एक ऐसा सीजल चिन्ह था जिसे डंक अपने लिए कभी भी नहीं चुनता, लेकिन वह ढाल उसे काफी सस्ते में मिल गई तो डंक ने उसे खरीद ली। और कुछ ही पलों में पहले दो घुड़सवार सरपट दौड़ते हुए वहां से निकल गए। वे दोनों युवा लॉर्डलिंग थे जो कि अपने तेज घोड़ों पर सवार थे, और उनमें से एक सवार ने सुनहरी परत वाला स्टील का खुला हुआ हेलमेट पहना था, जिस पर 3 लंबे पंख बने हुए थे, एक सफेद, एक लाल और एक सुनहरा पंख। और ऐसा ही निशान उसके घोड़े के कवच पर था। और वहीं उसके बगल वाला दूसरा घोड़ा जो कि काले रंग का था, और वो घोड़ा नीले और सुनहरे रंगों की सजावट में सजा था। और जब वह काला घोड़ा बिजली की रफ्तार से वहां से गुजरा तो उस घोड़े की सजावट हवा में लहरा रही थी। और उन दोनों घोड़ों पर सवार चीखते चिल्लाते, हंसते और हूटिंग करते हुए तेजी से वहां से निकल गए। और वहीं पर तीसरा लॉर्ड अधिक गंभीरता के साथ धीरे धीरे पीछे आ रहा था, जो कि एक लंबे काफिले को लीड कर रहा था। और उसके दल में 2 दर्जन लोग थे, और उनके साथ ग्रूम, कुक और सर्विंग मैन थे, जो इन तीनों नाइट की सेवा के लिए थे। उसके साथ हथियारबंद सैनिक, घोड़ों पर सवार तीरंदाज उनके साथ चल रहे थे। 1 दर्जन गाड़ियां आर्मर, तंबू और राशन से लदी हुई थी, और उस लॉर्ड की पालकी से उसकी ढाल लटकी हुई थी। वह गहरे नारंगी रंग की थी और उस पर 3 काले किले बने हुए थे। डंक उस आर्मर और उस सीजल को जानता था, लेकिन कहाँ देखा था यह डंक को याद नहीं आ रहा था। जिस लॉर्ड ने यह पहन रखा था वह एक बूढ़ा आदमी था जो एक चिड़चिड़ा और उदास लग रहा था, जिसकी दाढ़ी छोटी छोटी कटी हुई थी। और फिर डंक ने सोचा वह लॉर्ड शायद एस्फोर्ड मीडो में रहा होगा, या शायद हमने उसके किले में सेवा की हो जब मैं सर आर्लेन का स्क्वायर था। उस बुढ़े हेज नाइट सर आर्लेन ने इतने सालों में अलग अलग किलों में सेवा की थी कि डंक को उनमें से आधे भी याद नहीं थे। और तभी उस बुढ़े लॉर्ड ने अचानक से अपने घोड़े की लगाम खींची और कांटेदार झाड़ियों को घूरते हुए कहा, तुम झाड़ी के पीछे वाले वहां से बाहर निकलो। और उसके 2 तीरंदाजों ने अपनी धनुष पर तीर चढ़ा लिए और बाकी दल धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। और फिर डंक उस लंबी घास और कंटीली झाड़ियों के बीच से बाहर निकला, और उसके हाथ में ढाल थी और दूसरा हाथ उसकी तलवार पर था। घोड़ों के द्वारा उड़ाई गई धूल के कारण डंक का चेहरा लाल और भूरा हो गया था, और वह जानता था कि वह काफी गंदा दिख रहा है। डंक की लंबी चौड़ी कदकाठी को देखकर सामने वाले सैनिक रुक गए। और फिर डंक कहता है, हम कोई झगड़ा नहीं चाहते माय लॉर्ड, हम सिर्फ 2 है, मैं और मेरा स्क्वायर। और फिर उसने एग को आगे आने का इशारा किया। तब वह लॉर्ड कहता है, स्क्वायर, क्या तुम एक नाइट होने का दावा करते हो? तब डंक को उस लॉर्ड के देखने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और वह इस तरह से देख रहा था कि उसकी आंखें किसी भी आदमी को चीर सकती हो। डंक की अपनी तलवार से हाथ हटा लेना ही समझदारी भरा लगा। और फिर डंक कहता है, मैं एक हेज नाइट हूँ और मैं काम की तलाश में आया हूँ। फिर वह बुढ़ा लॉर्ड कहता है, मैंने जितने भी लुटेरे नाइट को फांसी दी है उन्होंने भी यही कहा था, और तुम्हारा यह सीजल चिन्ह शायद तुम्हारे भविष्य की भविष्यवाणी कर रहा है। एक पेड़ पर फांसी पर लटका हुआ आदमी, अगर तुम वाकई में एक सर हो तो क्या यह हथियार तुम्हारे हैं? तब डंक कहता है, नहीं माय लॉर्ड, मुझे इस ढाल को दोबारा रंगवाना है।
तब वह बुढ़ा लॉर्ड कहता है, क्यों, क्या तुमने इसे किसी लाश में से लूटा है? तब डंक कहता है, मैं कोई लुटेरा नहीं हूँ और मैंने इस ढाल को गुड कॉइन देकर खरीदा है। और फिर डंक मन में सोचता है, नारंगी रंग पर 3 काले महल मैंने इन्हें पहले कहाँ पर देखा है। उस बुढ़े लॉर्ड की आंखें किसी चकमक पत्थर की तरह सख्त थी और उस लॉर्ड ने कहा, तुम्हारे गाल पर यह निशान कैसे आया? क्या यह कोड़े की मार का निशान है? तब डंक कहता है, एक खंजर से, और वैसे मेरा चेहरा आपकी चिंता का विषय नहीं है माय लॉर्ड। तब वह बुढ़ा लॉर्ड कहता है, यह मेरी चिंता का विषय है या नहीं, इसका फैसला तो मैं करूंगा। और तब तक वो दोनों युवा नाइट भी वापस आ गए, यह देखने के लिए कि उनका काफिला क्यों रुक गया है। फिर उस काले घोड़े पर सवार युवा नाइट, जिसका कुर्ता नीले रंग का था और उस पर एक सुनहरे रंग का बड़ा क्रॉस बना हुआ था, उस क्रॉस के पहले और तीसरे हिस्से में एक सुनहरी गिटार, तो वहीं दूसरे और चौथे हिस्से में एक सुनहरी तलवार बनी हुई थी। उसकी आंखें उसके कुर्ते के गहरे नीले रंग से मेल खा रही थी और उसमें हंसी मजाक की भी चमक थी। फिर उस नाइट ने कहा, तो आप यहाँ हैं गॉर्मी? एलिन को डर था कि तुम अपने घोड़े से नीचे तो नहीं गिर गए हो। मुझे तो सिर्फ यह एक बहाना लग रहा था कि कहीं मैं उसे घुड़सवारी की दौड़ में हरा ना दूं। और तभी दूसरा युवा एलिन, जिसके हेलमेट पर 3 पंख थे, वो कहता है, ये 2 डाकू कौन है? और तभी एग इस बेइज्जती से चिढ़ गया और एग कहता है, आपको हमें लुटेरा कहने का कोई हक नहीं माय लॉर्ड। जब हमने आपकी उड़ती हुई धूल को देखा तो हमें लगा कि शायद आप डाकू होंगे, तो बस इसलिए हम झाड़ियों के पीछे छुप गए। और ये है सर डंकन द टोल और मैं उनका स्क्वायर हूँ। उन दोनों युवा लॉर्ड ने एक की बात पर उतना ही ध्यान दिया जितना कि कोई मेंढक की टरटराहट पर देता है। उस 3 पंखों वाले एलिन ने डंक की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह अब तक का सबसे बड़ा बदमाश है जिसे मैंने अब तक देखा है, और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अगर यह पूरा 7 फुट का है तो जब यह नीचे गिरेगा तो एक कितनी जोरदार आवाज आएगी। डंक का चेहरा अब लाल हो गया था और उसने सोचा, तुम यह शर्त हार जाओगे। जब पिछली बार एग के भाई एमन ने उसे नापा था तो उसकी हाइट 7 फुट से 1 इंच कम थी। और फिर 3 पंखों वाला नाइट एलिन कहता है, क्या यह आपके वार हॉर्स है सर्जेंट? और मुझे लगता है कि हम इसे मीट के लिए काट सकते हैं। फिर सुनहरे क्रॉस वाला लॉर्ड कहता है, लॉर्ड एलिन अक्सर शिष्टाचार भूल जाते हैं, उसकी बदतमीज बातों को माफ कर दीजिए सर। और फिर वो सर एलिन से कहते हैं कि तुम सर डंकन से माफी मांगो। तब एलिन कहता है, अगर मुझे माफी मांगनी है तो क्या मुझे माफ करेंगे सर? और फिर उसने जवाब का इंतजार किए बिना ही अपना घोड़ा घुमाया और सड़क की ओर आगे बढ़ गए। और फिर क्रॉस वाला लॉर्ड वहीं पर रुका रहा और उसने डंक से पूछा, सर क्या आप भी शादी में जा रहे हो? एलिन की आवाज में कुछ ऐसा था कि डंक को अपने बाल खींचने का मन हुआ और फिर उसने खुद को रोका और कहा, हम फेरी की तलाश में हैं माय लॉर्ड। तब वह क्रॉस वाला लॉर्ड कहता है, यहाँ पर लॉर्ड सिर्फ गॉर्मी ही है और वह आवारा जो अभी अभी हमें छोड़कर गया है वह एलिन कोकशो है, और मैं भी तुम्हारी तरह ही एक हेज नाइट हूँ और मुझे सर जॉन द फिडलर कहते हैं। फिर डंक मन में सोचता है, यह वैसा ही नाम था जैसा कोई साधारण हेज नाइट चुन सकता है, लेकिन डंक ने कभी भी हेज नाइट को इतने शानदार कपड़े, हथियारों और घोड़ों के साथ नहीं देखा। फिर डंक कहता है, आप मेरा नाम जानते हैं और मेरे स्क्वायर का नाम एग है। फिर फिडलर कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा सर डंकन, आइए हमारे साथ व्हाइट वॉल तक चलते हैं और वहां पर लॉर्ड बटरवेल की नई शादी के जश्न में कुछ भाले तोड़ते हैं, और मैं शर्त लगाता हूँ कि आप वहां पर काफी अच्छा प्रदर्शन करोगे। एशफोर्ड मीडो के बाद से डंक ने कोई जोस्टिंग का टूर्नामेंट नहीं किया था और डंक मन में सोचता है, अगर मैं कुछ फिरौती जीत लूं तो हम उत्तर की ओर जाते समय कुछ अच्छा खाना खाएंगे। फिर 3 कैसल वाले बुढ़े लॉर्ड ने कहा, सर डंकन को भी अपनी यात्रा पर जाना है और हमें भी अपनी यात्रा के लिए निकलना है। जॉन द फिडलर ने उस बुढ़े लॉर्ड की बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसने कहा, सर डंकन, मैं आपके साथ तलवारबाजी करना चाहूंगा। मैंने कई जगहों पर और कई प्रजातियों को पुरुषों को आजमाया है, पर आपके कद काठे जितना कोई नहीं मिला। क्या आपके पिता भी आपके जितने बड़े थे? तब डंक कहता है, मैं अपने पिता को नहीं जान पाया सर। फिर जॉन द फिडलर कहता है, यह सुनकर दुख हुआ, मेरे पिता भी बहुत जल्दी चले गए। और फिर फिडलर उस बुढ़े लॉर्ड की ओर मुड़ा और कहा, हमें सर डंकन को अपनी इस मजेदार कंपनी में शामिल होने के लिए पूछना चाहिए। फिर वह बुढ़ा लॉर्ड कहता है, हमें इसके जैसे लोगों की जरूरत नहीं है।
और अब डंक के पास कोई शब्द नहीं थे। गरीब हेज नाइट को अक्सर बड़े लॉर्ड के साथ सवारी करने के लिए नहीं कहा जाता। और फिर डंक मन में सोचता है, अगर मैं इनकी टोली में शामिल हो जाता हूँ तो मेरी समानता इनके नौकरों से ज्यादा की जाएगी। इतने बड़े और लंबे काफिलों को देखकर लग रहा है लॉर्ड एलिन कोक्शो और जॉन द फिडलर के देखभाल के लिए बहुत सारे नौकर चाकर हैं और उनकी रक्षा करने के लिए बहुत सारे गार्ड साथ में आए हैं और मेरे साथ सिर्फ मेरा स्क्वायर एग है। और फिर जॉन द फिडलर हंसता है और कहता है, इसके जैसे लोग ये कैसे लोग हैं, विशाल लोग, और इनका साइज तो देखो गोरमी, हमें एक ताकतवर आदमी चाहिए। और मैंने अक्सर सुना है कि पुराने खानदानों की तलवारों से ज्यादा कीमत नए और जवान तलवारबाजों की होती है। और फिर वह बुढ़ा लॉर्ड कहता है, ये बातें मूर्खों द्वारा कही गई होगी और तुम इस आदमी के बारे में जानते ही कितना हो। यह कोई लुटेरा डाकू हो सकता है या फिर लॉर्ड ब्लडरेवन का कोई जासूस हो सकता है। और फिर डंक कहता है, मैं किसी का जासूस नहीं और माय लॉर्ड को मेरे बारे में ऐसी बातें करने का कोई हक नहीं है, जैसे कि मैं बहरा हूँ या मर गया हूँ या दूर डॉर्न से हूँ। फिर वह बुढ़ा लॉर्ड कहता है, सर आपके लिए तो डॉर्न चले जाना ही बेहतर होगा और मेरी तरफ से आपको वहां जाने की पूरी इजाजत है। अब जॉन द फिडलर कहता है, इनकी बातों पर ध्यान मत दो सर, यह एक बूढ़े चिड़चिड़े आदमी हैं और इन्हें हर किसी पर शक होता रहता है। और फिर जॉन द फिडलर उस बुढ़े लॉर्ड की ओर देखता है और कहता है, गोरमी, मुझे इस आदमी को लेकर एक अच्छा एहसास हो रहा है। फिर वह डंक से पूछता है, सर डंकन, क्या आप हमारे साथ व्हाइट वॉल चलोगे? फिर डंक मन में सोचता है, ऐसे लोगों के साथ कैसे रह सकते हैं जहां उनके नौकर तो उनके लिए तंबू गाड़ेंगे और उनके घुड़सवार उनके घोड़ों की देखभाल करेंगे और उनके रसोइये उनके लिए भुना हुआ मांस परोसेंगे, जबकि मैं और एग वहीं बैठकर लकड़ी जैसा सूखा मांस चबाएंगे। और फिर डंक कहता है, माय लॉर्ड, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। और फिर वह बुढ़ा लॉर्ड कहता है, देखा, उसे अपनी जगह पता है और वह हमारे साथ नहीं आ सकता। और फिर उस बुढ़े लॉर्ड ने अपना घोड़ा वापस सड़क की ओर मोड़ा। और फिर फिडलर कहते हैं, लगता है कि अब लॉर्ड एलिन कोक्सा आधे कोस से ज्यादा दूर निकल गए होंगे, मुझे फिर से उनका पीछा करना होगा। और फिर फिडलर डंक से माफी मांगते हुए मुस्कुराया और कहा, शायद हम किसी दिन फिर से मिलेंगे सर डंकन, मुझे इसकी उम्मीद है। फिर मुझे आपके खिलाफ अपना भला आजमाना बहुत पसंद आएगा। अब डंक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहें। और फिर डंक कहता है, भले युद्ध के लिए आपको शुभकामनाएं सर। और फिर जॉन द फिडलर अपने काफिले का पीछा करने के लिए मुड़ जाते हैं और वह बुढ़ा लॉर्ड भी डंक उन्हें वापस जाता देखकर काफी खुश हो जाता है। डंक को उस बुढ़े लॉर्ड की तीखी आंखें और एलिन कोक्सो का घमंड पसंद नहीं आया। जॉन द फिडलर का व्यवहार काफी अच्छा था, लेकिन उसमें भी कुछ अजीब सा था। फिर डंक एग से पूछता है कि एक क्रॉस के बीच में 2 तलवार और 2 सारंगियां, यह किस घराने का सीजल है? और यह चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगा यह वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्द इसके अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।